गांधी की भूख हड़ताल ने अंग्रेजों को भगा दिया। अन्ना हजारे की भूख ने सत्ता पलट दी, मगर ये मजा सोनम वांगचुक की भूख में आ नहीं रहा है। कल जब उनको किडनैप, मेरा मतलब शिफ्ट किया गया सफदरजंग अस्पताल में, इस्तीफा तो बहुत दूर, धर्मेंद्र प्रधान ट्विटर पे अपने चड्डी बड्डी अश्विनी वैष्णव को हैप्पी बर्थडे टू यू विश कर रहे थे। कौन तो भी मशहूर शायर बोल के हैं, तू किसी रेल सी पलटती है, मैं एग्जाम सा लीक हो जाता हूँ। दोष सोनम वांगचुक की भूख का नहीं है, ना ही सीजेपी से हमारी कोई शिकायत है, उनसे भी हमारी सिंपैथी ही है। पर सवाल ये है कि क्यों सीजेपी के डर से सत्ता अभी तक हिली नहीं है? क्यों सोनम वांगचुक की भूख से क्रांति की लहर देश में आई नहीं है? पर क्या ये लहर क्रांति की देश में आ सकती है इस भूख की वजह से? सवाल का जवाब है, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, या कम से कम आपके साथ सोचेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। जनजी मैं भी, जनजी आप भी। सीजेपी शानदार है बेशक, और भूख हड़ताल के इतिहास को समझे बगैर इस प्रोटेस्ट को हम नहीं समझ सकते हैं। दीपके साहब भी भूखे हैं, ये भूख किसको मिटाएगी जानते हैं। प्रोटेस्ट क्या भला है? एक तरीका जिससे जनता समूह में आके अपने सत्ताधारों से बात करती है, अपनी मांगों की सुनवाई कराती है, और हो सके तो उन मांगों को पूरा कराती है। अब प्रोटेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, पर सबका मकसद एक होता है, सत्ता पे दबाव डालें। मजदूरों ने फैक्ट्री में स्ट्राइक किया तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद, मालिक को हो गया नुकसान। किसानों ने रेल रोक दिया तो सीधा अपने गांव से दिल्ली को नाराजगी का पैगाम भेज दिया। ब्रिटिश काल में देशभक्त हिंदुस्तानियों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया तो अंग्रेज सरकार का सिस्टम अटक गया। बेसिकली जनता एक साथ आती है और कहती है, अगर हमारे साथ सरकार अन्याय करती है और सुनवाई भी नहीं करती तो हम ऐसा एक्शन लेंगे जिससे सरकार पे एक पॉलिटिकल कॉस्ट लगेगा, यानी हम सत्ताधारियों को बाधित करेंगे, सिस्टम अटकवा देंगे जब तक हमारी मांगों की सुनवाई कम से कम नहीं हो जाती। भूख बड़ी पेचीदा चीज है। मानिए कि मैंने आपका घर लूट लिया, मैंने आपके घर पे कब्जा कर लिया, आप भूख हड़ताल पे बैठ गए, भूखे भूखे मर गए, घर तो मेरे पास ही है, क्या फायदा हुआ? भूख जमीर की बात है, कॉन्शियंस की बात है। रख तवाजुन कुछ तो बायस तू भी कौलो फैल में, लोग गिरवीदा नहीं होते फकत तकरीर पर। प्रोटेस्ट के लिए, सबको एकजुट करने के लिए, जूझ रही जनता को उत्साहित करने के लिए, जब तकरीरें भाषण कम पड़ जाएं तो किसी व्यक्ति का भूख हड़ताल आपसे नैतिक आग्रह करता है कि अब तो जाग जाओ, अब तो इंसाफ की जद्दोजहद में शामिल हो जाओ। पर ये नैतिक आग्रह अगर कामयाब होना है तो उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करती हैं। इन कंडीशंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। भूख के मैदान का एक माहिर खिलाड़ी, जिसका देश में यूपीआई आने के बाद थोड़ा डाउनफॉल तो हुआ है, पर जिनके नाम के सामने आज भी उनके हेटर जी लगाते हैं, दी ओजी गांधी। 1918 में अहमदाबाद मिल के मजदूर हड़ताल के दौरान मजदूर हिम्मत हारने लगे थे जब गांधी जी ने उपवास किया और लोग उस मुद्दे से जुड़े और मजदूरों को हौसला मिला। 1947 का किस्सा मशहूर है। जब देश आज़ाद हुआ वो कोलकाता में थे। हिंदू मुस्लिम दंगों से जो शहर जल रहा था, वहां पे गांधी ने उपवास किया, लोगों को शर्मिंदा किया, और शर्मिंदा लोगों ने दंगे रोक दिए। कोलकाता में खून की नदियां बहना बंद हो गया। 1932 में मगर गांधी ने इसी अनशन का पैतरा इस्तेमाल किया, अंग्रेज नहीं, अंबेडकर और पूना पैक्ट के खिलाफ। वो भी कामयाब रहा। यानी सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अपने दूसरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी ब्लैकमेल, राजी करने के लिए गांधी जी ने अनशन का प्रयोग किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी के जितने भी भूख हड़ताल किए सारे के सारे कामयाब रहे। काफी सारे थोड़े फ्लॉप शो भी थे, पर उनका पब्लिक ओपिनियन पर एक हद तक असर पड़ा था, और कुछ मामलों में वो कामयाब भी हुए थे। अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों, ये आप और मैं एक चीज पे अग्री कर सकते हैं कि उनके हंगर स्ट्राइक में दम था। तो आज की डेट में हम इन हंगर स्ट्राइक्स को कैसे समझते हैं? पहला पॉइंट ये है कि गांधी का अनशन एक उभरते जन आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में था। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी पहले से ही कुछ हद तक मौजूद थी, माहौल तो पहले से था। कांग्रेस पार्टी भी थी जो एक प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी थी, प्रो इंडिपेंडेंस प्रेस थी। उनके साथ, गांधी जी के साथ देश के बड़े बड़े पूंजीपति भी जुड़े हुए थे, उनका भी समर्थन था। यानी एक सपोर्ट सिस्टम था। और इस सब के साथ गांधी ने अपनी एक संत की छवि बनाई थी।
देश में घूम 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 के जनता के साथ संपर्क संपर्क करके लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ इमोशनली अटैच कर लिया था। तो जब गांधी जी उपवास करते तो वो इन्हीं लोगों की तरफ ये उपवास डायरेक्ट करते, इसी मास बेस को प्रभावित करने के लिए अनशन पे जाते। वो लोग जो अपने ज़मीर को गांधी की भूख से बोझल नहीं करना चाहते थे और वो उस भूख के बुलावे पे उनकी बात सुन लेते। पर ठीक है, कुछ लोग प्रभावित हो गए, पर अगर सामने जनरल डायर की फौज है तो क्या फ़ायदा, हिंसा पे गोली चलेगी और बात ख़त्म, मैंने आपका घर लूट लिया, आप तो मर गए। पर फ़ायदा है, क्योंकि सरकार मोदी की हो या अंग्रेज़ औरंगज़ेब अशोका की, सबको एक चीज़ चाहिए होती है, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी सत्ता की कवच होती है। दावा होता है कि हमारे राज के लिए लोगों में समर्थन है। हर राजा का समर्थन दिखाना ज़रूरी होता है ताकि वो सत्ता पे पकड़ बना के रखे, सत्ता का कोई और दावेदार उसको टक्कर ना दे, क्योंकि लेजिटिमेसी का कवच है तो राजा सेफ है। बेरहम ब्रिटिश राज भी ये लेजिटिमेसी का खेल खेलती थी, खेलने पे मजबूर थी। अत्याचार भी करेगी, पर कुछ कुछ मांगे कबूल भी कर लेगी, दिखाएगी कि प्रजा के लिए स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, रेलवे बना दिया, वाह, नौकरियां दे दी। ब्रिटिश राज के लिए लेजिटिमेसी के कई मापदंड थे, हर सत्ता के लिए मापदंड ये अलग होते हैं। हिंदुस्तान की प्रजा खुश रहे, ब्रिटेन की खुद की पार्लियामेंट में भी ब्रिटिश राज के प्रति समर्थन रहे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखे कि ब्रिटिश राज की हिंदुस्तान की प्रजा में अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि वरना ये खतरा था कि दूसरे साम्राज्य मुल्क हिंदुस्तान को ब्रिटिश के हाथ से छीनने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ गांधी जी की वजह से ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ाद कर दिया? इस पे सहमति छोड़िए, ये क्या हुआ ये अलग बात है। इस बात पे हम सहमत हो सकते हैं कि जो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का मूवमेंट था, उस मूवमेंट को गांधी के उपवास ने थोड़ा बहुत ज़रूर मजबूत किया है, यानी फास्ट का असर रहा। इसीलिए अंग्रेज हुकूमत थोड़ा ही सही पर डरती जरूर थी गांधी की भूख से, कि जनता का एंटी ब्रिटिश ओपिनियन और मजबूत हो रहा है, दुनिया भर में इस संत की भूख के बारे में चर्चा है, ब्रिटिश राज जलील हो रहा है, खुद ब्रिटेन के पार्लियामेंट में सवाल आ रहा है कि उनकी लेजिटिमेसी डगमगा रही है। पर भूख हड़ताल की कहानी 1947 पे रुकती कहाँ है? 1947 के बाद के आज़ाद भारत में भी कई सारी भूख हड़तालें देखने को मिलती हैं। 1952 में पुट्टी श्रीरामुलु हड़ताल पर जाते हैं आंध्रा स्टेट फॉर्मेशन के लिए। 1961 में मास्टर तारा सिंह पंजाब सूबा फॉर्मेशन के लिए 48 डेज के लिए अनशन पर बैठते हैं। 1984 में सोनम वांगचुक के पिताजी सोनम वांग्याल लेह में 5 दिन की हंगर स्ट्राइक करते हैं, वहाँ के कम्युनिटीज़ के लिए एसटी स्टेटस की मांग को लेकर। 1991 में मेधा पाटकर 22 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक करती हैं सरदार सरोवर डैम के निर्माण के खिलाफ, क्योंकि उसकी वजह से आदिवासी वहाँ पे जो रहते हैं वो बेदखल हो रहे थे, उनकी ज़मीन डूब जा रही थी। पूरी तरह से कोई भी अनशन कामयाब नहीं हुआ, पर सरकार ने पूरी तरह से प्रोटेस्टर्स को अनसुना भी नहीं किया था। थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाया, थोड़ा आश्वासन दिया, थोड़ा वादा खिलाफी भी की, पर कुछ बात की। ये इसलिए भी था क्योंकि सरकारें ये दावा करती थी 47 के बाद कि हम लोकतांत्रिक हैं, हम मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, पार्लियामेंट्री क्रिटिसिज्म, इन सबसे हमको फर्क पड़ता है, हमारे अंदर थोड़ी आत्मा है, ज़मीर जिंदा है। ऐसे में किसी भी मांग को सुन लेना, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बना देना, आधा अधूरा ही सही, इससे एक पोस्ट इंडिपेंडेंट सरकार की लेजिटिमेसी जो है उसकी कवच थोड़ी और मजबूत, थोड़ी और फायदेमंद उसके लिए ये पैतरा पेश आ रहा था। पर इस लेन देन की भी कुछ लिमिटेशंस थी, और इरोम शर्मिला के अनशन के एग्जाम्पल से ये लिमिटेशंस जाहिर होती हैं। कहानी मणिपुर की है, 5 नवंबर साल 2000। एक ऐसी कहानी जहाँ पे हमें दिखता है कि कैसे सरकार ने बेहद बेरहमी से एक अनशन को कुचल दिया। मणिपुर की एक गरीब घर की महिला जिन्होंने कई सारे जुल्म सहे थे, उन्होंने गांधी का रास्ता चुनने का फैसला लिया। इरोम शर्मिला ने फैसला लिया कि जब तक मणिपुर से अफस्पा नहीं हटेगा तब तक वो अनशन पे बैठी रहेंगी, चाहे वो मर क्यों ना जाए। 1947 के बाद से ही देश के नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में तनाव था। कई ग्रुप्स इंडिया से सेपरेशन चाहते थे, ये दावा करते थे कि हम इंडिया का कभी हिस्सा ही नहीं थे। इंडियन सरकार ने वहाँ सीधा आर्मी भेज दी और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी जारी कर दिया। ये कानून आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर देता है कि वो किसी भी इंसान को सिर्फ शक की बुनियाद पे डिटेन कर सके या शूट भी कर सके। कोई सबूत या वारंट की ज़रूरत नहीं थी, और किसी को मार भी दिया तो उस आर्मी के अफसर पे कार्रवाई भी नहीं हो सकती थी। कुछ ऐसा कानून था अफस्पा। गुस्सा ये था कि इस कानून की वजह से कई मासूमों की जान जा रही है
और फिर कार्रवाई भी नहीं हो पा रही। 2 नवंबर 2000 को मालूम गांव जो इम्फाल के करीब पड़ता है, वहां पे असम राइफल्स ने कई सिविलियंस को एक बस स्टॉप पे खड़े खड़े उन पे गोली चला दी। इसमें कई कई लोगों की मौत भी हो गई। एक 62 साल की बूढ़ी महिला भी थी और एक 18 साल की नौजवान बच्ची भी, जिनकी मौत हो गई। उनकी डेड बॉडीज की तस्वीर पूरे मणिपुर में फैलने लगी और इस डर के माहौल ने मणिपुर ही क्या, ये तस्वीरें पूरे देश के सामने भी आ गई। इरोम शर्मिला ने इस हादसे के बाद अनशन शुरू करने का फैसला लिया। तो क्या सरकारों ने उनकी बात मानी, उनकी बात सुनी? क्या अफवाह हट गया या कम से कम कुछ एक्शन लिया गया, कुछ लेन देन हुआ? नहीं। 16 साल तक ये महिला अनशन पे बैठी रही। हमारे लोकतंत्र के लिए इरोम शर्मिला की मांगे कुछ ज्यादा ही रैडिकल थी। यूपीए या एनडीए 2000 से 2016, सोचिए कितनी सरकारें, किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। उल्टा उन पे सुसाइड के जुर्म के लिए केस डाल दिया। इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में उनको हिरासत में ले लिया गया और जबरदस्ती उनके नाक में ट्यूब घुसाई गई और खाना दिया गया। 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसने अफस्पा के कुछ प्रावधानों को हटाया। तब जाके इरोम शर्मिला ने अपना अनशन तोड़ा। ये किस्सा देख के साफ हो जाता है कि अनशन कामयाब होना तो दूर की बात है, सरकार कुछ मामलों में लेन देन भी नहीं करती है, खासकर जब ये मामले को सरकार नेशनल सिक्योरिटी और सेंसिटिव बॉर्डर जोन्स के नाम पे दबा सकती है। यानी सत्ता के लिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके लिए वो बड़ा बड़ा पॉलिटिकल कॉस्ट भी उठाने के लिए राजी हो जाती हैं, या वो सोचती हैं कि मणिपुर में लोग अगर बागी हो रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, तो कोई नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, बाकी देश में लेजिटिमेसी कुछ ऊपर नीचे नहीं होगी। इसका एक कारण ये भी था कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों को या इरोम शर्मिला के अनशन को कभी कवरेज करने के लायक नहीं समझा। क्यों? क्योंकि 1991 के बाद मीडिया प्राइवेटाइज हो गई थी। वैसे मतलब इसका मतलब ये है कि सरकारी कब्जे से रिहा होके मीडिया अब पूंजीपति के कब्जों में चली गई। इस मीडिया को सिर्फ पैसों से मतलब था, यानी वो सिर्फ शहरी मिडिल क्लास के लिए स्टोरीज करती, जो वो शहरी मिडिल क्लास जिसके पास मोटा पैसा होता है, जिनको एडवर्टाइजिंग दिखाकर ये मीडिया पैसा कमा सकती है। ऐसी मीडिया ने इरोम शर्मिला या मणिपुर को कवर करना जरूरी नहीं समझा। खैर, वैसे वो मीडिया आज भी मणिपुर को कवर करना जरूरी नहीं समझती है, उन्हीं कारणों की वजह से। मगर इरोम शर्मिला के इस अनशन के दौरान एक और अनशन शुरू हुआ था जिसको मीडिया ने 24/7 कवरेज दी थी, जिसने जनाक्रोश को दिशा दी और देश को पूरी तरह हिला के रख दिया। कहानी 2011 के गर्मी की है और एक ऐसे बूढ़े संत रूपी आंदोलन जीवी की जिससे हम सब रूबरू हैं, अन्ना हजारे। ऐनक पहने, चश्मा लगाए, सफ़ेद टोपी और कुर्ता पहन के 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे देश की राजधानी दिल्ली में एक अनशन पे बैठते हैं। करप्शन से तंग ये देश को इस बूढ़े व्यक्ति ने एक बहुत पुरानी झलक दिखाई गई। मांग थी लोकपाल की कि सरकार के करप्शन को चेक में रखने के लिए और जब तक जितने घोटाले हुए हैं उनकी रिपोर्ट निकलती नहीं है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का गठन हो। यूपीए सरकार अन्ना हजारे के मूवमेंट से बढ़ते जनाक्रोश को समझ जाती है और इससे पहले कि चिंगारी आग में बदले 96 आवर्स के अंदर अंदर वो एक जॉइंट कमेटी का गठन भी कर देती है और लोकपाल बिल को ड्राफ्ट करना शुरू कर देती है। पर फिर 16 अगस्त को अन्ना ने एक और लंबा अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन, दिल्ली के रामलीला मैदान में। 12 दिन के अंदर अंदर सरकार उनकी कोर डिमांड्स को स्वीकार कर लेती है और पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन भी पास कर देती है। पर ये अन्ना के अनशन में ऐसा क्या था जिससे सरकार को इतनी तीव्रता से इस मूवमेंट की मांगों को स्वीकार करना पड़ा? पहली बात तो ये थी कि भ्रष्टाचार एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। इसको समझिए, भ्रष्टाचार को लेकर हर इंसान त्रस्त रहता है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रॉब्लम को करप्शन से जोड़ा जा सकता है। यानी जो शहरी मिडिल क्लास है, हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, मणिपुर में महिलाओं के प्रति क्या हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे, पर भ्रष्टाचार को लेकर
ये शहरी मिडिल क्लास भी त्रस्त रहती है। अब अन्ना मूवमेंट की डिमांड भी ऐसी थी कि सरकार जिसको मान भी सकती थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बस आपको एक एक्स्ट्रा कमेटी बनानी है। अफस्पा जैसा मुद्दा नहीं है कि जो मतलब नेशनल सिक्योरिटी का भूत बनाया जा सकता है। सेफ और सिंपल मुद्दा है, एक और कमेटी बना दो, क्या चलता है, क्या जाता है। बहुत सारे लोग रिलेट भी कर सकते हैं इस मुद्दे के साथ, सेफ सिंपल है तो इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। इसीलिए रिटायर्ड सरकारी अफसर, आईटी प्रोफेशनल्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ए पॉलिटिकल सिटीजन्स जो कि जेन्युइनली इस मुद्दे से इत्तेफाक रखते हैं, वो उसके विरोध में सड़क पे भी आ रहे थे। और ये वही शहरी मिडिल क्लास के लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चहीते हैं, जिनके ऑडियंस होते हैं। तो टीवी न्यूज़ ने भर भर के इस प्रोटेस्ट को प्राइम टाइम पे कवर किया, अन्ना को नए दौर का गांधी बताया। बॉलीवुड ने भी बहती गंगा में हाथ डुबाया और प्रोटेस्ट वाइब की मूवीज बना के मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट किया। यानी मुद्दे ने कई लोगों को एकजुट किया, मीडिया ने भर भर के इसको कवर किया। पर ऐसा क्यों था कि मनमोहन सिंह सरकार को इनके सामने इतनी जल्दी झुकना पड़ा? ये इसलिए था क्योंकि इस अनशन की तलवार ने सीधा उस सरकार की लेजिटिमेसी पे हमला किया। लेजिटिमेसी का मापदंड अलग अलग होता है, अलग अलग सत्ता के लिए, अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग। तो 1991 के बाद कांग्रेस पार्टी का लेजिटिमेसी का मापदंड ये था कि देखो हमने इकोनॉमी को कर दिया प्राइवेटाइज, अब होगा एकदम डेवलपमेंट और मिडिल क्लास, जो शहरी मिडिल क्लास है, उनकी जिंदगी जिंगा लाला। पर 2010-11 के दौर में आर्थिक मंदी शुरू हो गई थी। 20 साल के प्राइवेटीकरण के बाद अब वो मिडिल क्लास थोड़ा उस पर बुरा असर भी दिख रहा था। सरकारी नौकरी कम हो रही है, प्राइवेट नौकरी भी कम, उसकी भी इतनी ग्रोथ नहीं हो रही। और ये जो सारा इकोनॉमिक गुस्सा है, इसको अन्ना हजारे के अनशन ने एंटी करप्शन की तलवार में ढाल लिया और सीधा मनमोहन सिंह सरकार की लेजिटिमेसी पे हमला किया कि भैया तुम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, तुम 91 के बाद इकोनॉमिक मिरेकल नहीं है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और करप्शन चल रहा है। इसके साथ साथ अन्ना आंदोलन भले ही आपको एक ए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, अपने आप को ए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बुलाता हो, पर आज की डेट में सब ये जान गए हैं कि उस आंदोलन के पीछे आरएसएस और प्रो बीजेपी कॉरपोरेशंस का भी बड़ा बड़ा हाथ था। भले ही वो मूवमेंट लीड नहीं कर रहे थे, पर मूवमेंट के पीछे पीछे साथ साथ बीजेपी के राइस के लिए काम जरूर कर रहे थे। 2011 में कर्नाटका में आरएसएस की एक मीटिंग हुई और वहाँ पे ऐलान हुआ था कि वो भी अब ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जो चल रहा है उसको पुरजोर समर्थन करेंगे। उसी साल 2011 में, शायद आपको ये पता हो, रिलायंस कंपनी ने नेटवर्क 18 के ऊपर एक हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया था। यानी मीडिया का गोदीकरण शुरू हो गया था प्राइवेटीकरण के साथ साथ, और इसी गोदी मीडिया ने उसी मिडिल क्लास ऑडियंस को भर भर के अन्ना को गांधी बना के दिखाया, कांग्रेस को करप्ट बताया। मूवमेंट लेजिटिमेसी पे वार करने लग गया था, कांग्रेस की लेजिटिमेसी डगमगाने लगी। अन्ना का अनशन सफल हुआ, पर उससे सबसे बड़ा नतीजा सिस्टम की सफाई कितनी हुई वो आप तय करिए। बीजेपी पावर में जरूर आ गई। क्या यह अनशन एक मैन्युफैक्चर्ड बनावटी मीडिया स्पेक्टिकल था? लगता तो है कि हाँ, अगर आप फैक्ट्स को देखें। पर क्या जन आक्रोश भी मैन्युफैक्चर्ड था? शायद नहीं। जन आक्रोश था, पर जिस तरीके से उस इकोनॉमिक आक्रोश को चैनल किया गया, वो अन्ना मूवमेंट और आरएसएस की सबसे बड़ी सफलता थी। अब एक टूटे हुए सिस्टम में एक ऐसी पार्टी पावर में आती है जिसका डेमोक्रेसी से उतना ज्यादा लेना देना तो नहीं है, और जिसके अंदर इंडियन स्टेट जो है, मतलब जो लेजिटिमेसी का मापदंड है, उसकी परिभाषा भी एक नई परिभाषा है, और वो परिभाषा एक घातक रूप ले लेती है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to is not taking up the metro, as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. जब एक पॉलिटिकल आउटसाइडर को अचानक 22 मिलियन फॉलोअर मिल गए और रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी का नक्षत्र उभर गया, तो कुछ लोगों को शक भी होने लगा। अन्ना आंदोलन की गद्दारी अभी भी लोगों के मन में ताज़ा थी।
पुलिस ने अभिजीत दीपके को जिस तरीके से बिना रोक टोक के दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने दिया और एक ऑनलाइन मीम को जमीनी विरोध प्रदर्शन में बदलने दिया, इससे भी कुछ लोग हैरान और परेशान हुए। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हर तरफ से सीजेपी पे सवाल उठने लगे कि तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आती है। फिर मीडिया में एक ऐसी तस्वीर आई जिससे बड़ी हलचल मच गई, जहां अभिजीत दीपके ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की किताब माई ऑटोबायोग्राफी हाथ में पकड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि बाबा साहेब ने तो अपनी कोई आत्मकथा कभी लिखी ही नहीं है और ये किताब प्रभात प्रकाशन, एक RSS संबंधित पब्लिकेशन द्वारा छापी गई थी। दिन बीतते गए और वैसे आज की डेट में शायद ऐसा कोई भी नहीं है या बहुत कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि सीजेपी या अभिजीत दीपके कोई RSS प्लांट या एजेंट है। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये एक सिंगल इशू पे फोकस रहा है, नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी और इस्तीफा। मगर जो सीजेपी की वायरलिटी है, जो सीजेपी फटा है पूरे देश में, उसका कारण सिर्फ नीट पेपर लीक नहीं है। देश की खराब शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी जिससे युवा तंग है, मिडिल क्लास जो महंगाई से जूझ रहा है, कई चीज़ों को लेकर गुस्सा है। पर और इस नीट पेपर लीक के मुद्दे ने ये जो सारे अलग अलग गुस्से हैं इनको इकट्ठा करके एक दिशा दी है। Abhijit Dipke's rise does seem to be that of an ordinary citizen who won the algorithmic lottery. To his credit, he has managed to move beyond 15 minutes of fame and stand up and create a sustained movement. CJP ने शुरुआत से ही एक अनआइडियोलॉजिकल और एपॉलिटिकल स्टांस अपनाया है, लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट खड़ा करना, कहीं पे भी खड़ा करना, नौजवान लोगों को डेमोक्रेसी की बात करवाना, ये एक बहुत बड़ी बात है, ज़रूरी बात है। पिछले एक महीने से हमने इस आंदोलन को विकसित होते हुए भी देखा है। आइसा, SFI ऐसे कई दूसरे छात्र संगठन ने जंतर मंतर पे बुक स्टॉल्स खोले हैं। पेपर लीक के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी एक व्यापक आलोचना की है और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल ने भी इस आंदोलन को भारी पब्लिसिटी दी है। सोनम वांगचुक की भूमिका काफ़ी अहम रही है। एक बौद्ध शिक्षक, एक अवार्ड विनिंग इन्वेंटर जिन्होंने लद्दाख के स्कूल्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जिन्होंने एनवायरमेंटल चुनौतियों पे इतना काम किया कि सरकार भी उनसे मदद मांगती है इन प्रॉब्लम्स के लिए। ऊपर से एक ऐसे व्यक्ति जिन पे 2010 के दशक की सबसे ज़्यादा सुपर हिट फिल्म बन चुकी है, 3 इडियट्स। अब ऐसे बड़े से हीरो, ऐसे संत रूपी इंसान जब ये भूखे रहते हैं तो मिडिल क्लास की भी अंतरात्मा हिल जाती है। सोनम वांगचुक का शरीर भूख हड़ताल की राजनीति के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। ही कैनॉट बी कॉल्ड एन अर्बन नक्सल टेररिस्ट, क्योंकि ये कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। गोदी मीडिया की कवरेज नहीं है, लेकिन क्या हुआ, जेन जी का मीडिया है, यानी सोशल मीडिया, इस पे खूब समर्थन है, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? अब ये सवाल है, सब कुछ अगर ठीक चल रहा है तो इस्तीफा कहाँ है? इसका जवाब है कि भूख हड़ताल की जो तीसरी शर्त है, लेजिटिमेसी को चैलेंज करना, वो शायद अभी तक उस लेवल पे नहीं हुआ है। 2014 के बाद हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा हो गया, ऑपोजिशन को तोड़ मरोड़ के कमज़ोर किया गया, मीडिया का गोदीकरण और हर प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करके प्रोटेस्टर्स को जेल में ठूसा जाने लगा। मतलब 12 साल में सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ब्रिजभूषण याद है आपको, CA याद है, मणिपुर याद है। वैसे मणिपुर में तो अभी भी सरकार ने किसी भी मूवमेंट के साथ बात तक नहीं की है 12 साल में। ओलंपिक मेडलिस्ट के गिड़गिड़ाने के बावजूद ब्रिजभूषण का इस्तीफा नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार को मूवमेंट के साथ बैठ के बात करनी पड़ी, काले कानून को वापस लेना पड़ा, पर वो भी 1 साल मूवमेंट पे लाठी टीयर गैस बरसाने के बाद, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बुलाने के बाद। बताइए ऐसा क्यों है? क्यों ये सरकार इतनी इनसेंसिटिव है? आप कोई बात कहते हैं वो सुनती ही नहीं। ये इसलिए है कि पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने हिंदू 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 करके अपनी लेजिटिमेसी के आधार को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक सफल कोशिश की है। अब ये हिंदू राष्ट्र लेजिटिमेसी का आधार, इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां गरीब हिंदू को बताया जाता है कि तुम मुस्कुराओ क्योंकि सरकार ने मुसलमान को तो टाइट कर दिया ना,
जहां बेरोजगार युवा से कहा जा रहा है कि शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें कम से कम महीने का 2000 तो दे रहे हैं और राशन भेज रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को जब बाबरी मस्जिद के मलबे पे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो ये नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये नया लेजिटिमेसी के आधार इस चीज पे सिग्नेचर भी हो गया। एक नए देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को आंदोलन जैसी छोटी मोटी चीजों से अब फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे, तो ज्यादा सवाल मत उठाओ, लेजिटिमेसी हमारी है। अगली अलग बात है कि इलेक्शन की खुद की कोई लेजिटिमेसी बची नहीं है। सरकार के पास हिंदू एकता का कवच है, मजबूत कवच है, ऐसा कवच जो क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट से सरकार को बचाता है। आपके आक्रोश से सरकार को बचाता है, क्योंकि वो जल्द ही आपको भी शायद एंटी हिंदू बुला के मामला खत्म कर सकती है। पुरानी सरकारें इरोम शर्मिला को इग्नोर कर सकती थी, पर अन्ना हजारे को नहीं। पर इस नई हिंदू कवच के साथ बीजेपी सरकार सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से किडनैप कर सकती है, जब करोड़ों लोग शायद लाइव इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं ये किडनैपिंग होते हुए। 18 जुलाई 2026 को साधारण कपड़े पहने हुए पुलिस अफसरों ने डॉक्टर होने का नाटक किया, जंतर मंतर में घुस गए और 20 दिन के भूख अनशन पे बैठे हुए सोनम वांगचुक को किडनैप कर लिया। सरकार की 1 महीने की चुप्पी के बाद ऐसा कदम क्यों देखने को मिला है? सोनम वांगचुक की दिन ब दिन बिगड़ती हुई सेहत जरूर इसका एक कारण है। अगर वो अनशन पे मर जाते तो शायद जन आक्रोश की लहर आ जाती, पर इसके साथ एक और कारण है, सीजेपी का ऐलान कि वो 20 जुलाई को संसद तक मार्च करेंगे। किडनैपिंग के बाद दिप्के ने पुलिस को गुंडई बताया, आरएसएस का एजेंट भी कहा। ये भी कहा कि अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, मोदी जी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। देखिए, पुलिस की लाठी और गुंडई से ज़्यादा जागरूक और कट्टर बनाने वाली दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। खैर, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 19 तारीख की रात है। हमें नहीं पता कि 20 तारीख को क्या होने वाला है। उम्मीद तो ये है कि सब शांतिपूर्वक रहेगा। उम्मीद है कि लाठी चार्ज और टीयर गैस नहीं चलेगी, डिटेंशन और गिरफ्तारी नहीं होगी। पर हमने भूख अनशन का जो ये पूरा इतिहास समझा है, उसका क्या फ़ायदा है? उससे हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो ये कि ऐसे अनशन से जनता एकजुट हो सकती है, एक साथ कोई अच्छा कदम उठा सकती है। गांधी जी के पीछे जितना बड़ा आज़ादी का आंदोलन था, उतना बड़ा कोई आंदोलन या कोई मूवमेंट आज आयसा के जो हंगर स्ट्राइक पे छात्र बैठे हैं उनके साथ या सोनम वांगचुक के साथ भी नहीं है। इसीलिए सोनम वांगचुक को इतनी आराम से किडनैप किया गया है। पर आज भी लोगों में हमदर्दी और समझ तो है। नीट में जो अन्याय हुआ है उसके साथ लेके सरकार के बनाए हुए इस घुटन के माहौल के खिलाफ जनता की ज़मीर जिंदा है। लोगों को लगता है कि ये डिमांड इतनी छोटी है, हम एक रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और उसके लिए भी तुमने हम पे इतना अत्याचार कर दिया, तो ये गलत बात है, कुछ तो बदलना चाहिए। मीडिया की जहाँ तक बात है तो ठीक है, गोदी मीडिया हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, वैसे भी उसको अब सिर्फ अंधभक्त और बूमर टाइप के लोग देखते हैं। जेन जी का सोशल मीडिया पे पूरा कब्जा है। और इस सब के साथ एक और चीज़ हमें देखने को मिली है, वो ये है कि ये जो छात्र और नौजवान जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं, वो ये जानते हैं कि हाँ, वो अभी तो नीट के मुद्दे को लेकर एक साथ आ रहे हैं, मगर उनकी लड़ाई और अनशन जो है, और जो बुंदेलखंड में आदिवासियों की लड़ाई और अनशन चल रही है, वो काफ़ी सिमिलर है। जिस सरकार ने 20 दिन से भूख से जूझ रहे सोनम वांगचुक को किडनैप किया, उसी सरकार ने बेसिकली उसी दिन बुंदेलखंड के 17 दिन से भूख से जूझ रहे आदिवासी नेता अमित भटनागर को भी किडनैप किया है। ये समझ लोगों में आई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर कॉकरोच तक ये मैसेज पहुंचे कि बुंदेलखंड के आदिवासी हों, वाइजैक के किसान हों जो डेटा सेंटर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, या उत्तराखंड के आम लोग जो जंगल कटने के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब की लड़ाई जो है वो भी उसी ताकत के खिलाफ है जिसने सोनम वांगचुक को अगवा किया है। इसके साथ साथ एक और बात, गांधी ने अपनी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए बड़े क्रिएटिविटी के साथ भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, अपने साथ करोड़ों लोगों को जोड़ा था और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे। लेकिन कोई तरकीब एक दौर में कामयाब हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर दौर में कामयाब होगी। तो हमारे लिए भूख हड़ताल एक शुरुआत है और
इसने अपना एक जो काम करना था वो बेहतरीन तरीके से किया है। तमाम लोगों को एक साथ ये भूख हड़ताल ला पाई है, एक नई ऊर्जा दी है। पर हमें गांधी की क्रिएटिविटी से और सीखना होगा कि कैसे हम आज की डेट में और कुछ नया कर सकते हैं। मीम रूपी विरोध प्रदर्शन जो शुरू हुआ था मीम से, पर अब जमीन पे हलचल मचा रहा है, ये एकदम जंजी वाली ही बात है। क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? इस नारे ने एक नई पॉलिटिकल वोकैब्युलरी को जन्म दिया है। ये कॉकरोच अब मेट्रो में जा जाकर लोगों के बीच बातचीत शुरू कर रहे हैं, विरोध में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले की बात है कि जब एक 19 साल के लड़के ने, जिसकी भैया एनिमे की प्रोफाइल पिक्चर है, वो टीवी न्यूज़ पे आके बंदा बता रहा है कि कैसे उसने सीबीएसई के OSM सिस्टम को हैक करा, ऐसा सिस्टम जो मार्किंग एग्जाम की मार्किंग को लेकर है, उसकी कमियों को उजागर किया कि कैसे लाखों छात्रों की आंसर शीट्स में गलत मार्किंग की गई है। देश के सारे कॉकरोचेस को इसी क्रिएटिविटी के साथ काम करना है। हमें भी कॉकरोच की तरह तेजी से अपनी संख्या बढ़ानी है, संविधान के दिए हर तौर तरीके को अपनाना है। 20 तारीख इस मूवमेंट का अंत नहीं, उसकी शुरुआत है।